ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। करारविन्दे पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं जगद्बटेतं प्रथुकं शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मित्रों, आज ज्योतिषपुंज टीवी पर शनिवार प्रातः 9 बजे आपका स्वागत है। रोज जुड़ने वाले मित्र शायद नोटिस कर रहे होंगे कि कुछ समय से लगभग 4 शनिवार को मैं आपके सम्मुख उपस्थित नहीं हो पाया। कुछ स्वास्थ्य की दिक्कत थी, स्वास्थ्य लाभ कर रहा था। आज से फिर निरंतर रूप से अर्थात हर शनिवार के दिन आपके सामने फिर हम उपस्थित होंगे। तो मित्रों, जो बात हमने जहाँ तक की थी उससे आगे की कड़ी को हम जोड़ें। हम बातें कर रहे थे नक्षत्र के जन्म फल से, अर्थात किस जातक ने किस नक्षत्र में जन्म लिया है उसके जीवन काल में क्या क्या कैसे कैसे घटित होने की संभावना है, उसका व्यवहार कैसा होगा, विचार कैसा होगा, आहार कैसा होगा, इन्हीं सभी का सम्मिश्रण करके मिला करके हम प्रिडिक्शन करने के लिए अर्थात फलित करने के लिए, ताकि हमारे को और उसमें वैल्यू एडिशन मिल जाए, उन्हीं सूत्रों को हम और अधिक रूप से पिरोकर व्यावहारिक रूप में प्रयोग करने के लिए कोशिश करते हैं। तो इन्हीं सूत्रों को हम आगे बढ़ाते हैं। आज जो बाकी नक्षत्र रह गए हमारे पिछले कक्षा से आगे के नक्षत्रों को बात करेंगे। आज का जो नक्षत्र है हमारा, जिसके बारे में बात करनी है हमने, वो धनिष्ठा। धन और निष्ठा या ध प्लस निष्ठा। क्या मतलब हुआ धनिष्ठा का? जिसके पास धन की कमी नहीं है या धन में जिसकी निष्ठा है। अब धन किस तरह का है? एक छोटी सी बात अगर मैं आपको बताऊं कि धन केवल रुपये पैसे, सोना चांदी या डॉलर या और कोई करेंसी ही धन नहीं है। हमारा स्वास्थ्य भी धन है, हमारा विचार भी धन है, हमारी वाणी भी धन है। मेरे साथ आप इतने लोग जुड़े रहते हैं, ज्योतिषपुंज ने इतने लोगों को इकट्ठा किया है, सब जुड़े हैं, वह भी धन है, वह उनका भी धन है, मेरा भी धन है, आपका भी धन है। ताकि हम कोई एक किसी न किसी रूप में सूत्र में बांधने का काम जो ज्योतिषपुंज टीवी ने किया है, वो भी धन है, वो भी धन के भागी हैं और उसका धन का कुछ हिस्सा आपको भी मिल रहा है और मुझे भी मिल रहा है। तो धन कई तरह के हैं, तो इसलिए धनी होने के योग धनिष्ठा नक्षत्र में जिस भी जातक का जन्म हुआ है। तो एक बात थी। अब दूसरी बात हम करते हैं। अब कुछ मित्रों से अनुरोध है कि और जो उन्होंने हैंग कर दिया है इसको, कुछ फोटो लगा के कुछ आंसू बहा के, इनको कृपया हटा लें और आगे मूव करने दें। दूसरों ये बातें हम सुनते रहें। अच्छा, धनिष्ठा। अब दूसरी बात, एक तो धन कई तरह के हैं और इसके धनिष्ठा के जो स्वामी हैं, स्वामी ग्रह मंगल महाराज हैं। मंगल महाराज कैसे हैं? किसी भी जातक जातिका का मंगल कमजोर हो तो वह घबराने वाला होता है, शारीरिक रूप से तो कमजोर होता ही है। और प्लस क्या है, जिस भाव का स्वामी मंगल महाराज हों कुंडली में, मंगल को दो राशियों की स्वामित्व प्राप्त है, मेष और वृश्चिक। तो कुंडली में जिस भाव में मेष राशि उसकी पड़ती है,
वृश्चिक राशि पड़ती है प्लस जिस भाव में मंगल स्थित हों, कम से कम उन 3 भावों में कुछ कमी ला देते हैं, कहीं न कहीं डेफिशिएंसी रह जाती है। यह मंगल कमजोर होने की बात थी। तो अब वह दूसरी बात, शारीरिक शक्ति भी मंगल क्षीण उस जातक की कर देते हैं। और भूमि के कारक तो वही है ना, बोलने के कारक तो वही है ना, कंट्रोल करने के कारक तो वही मंगल महाराज है। तो इसलिए मंगल महाराज धनिष्ठा के स्वामी हैं। धनिष्ठा की हम बात कर रहे थे कि वह धन वाले हैं, धनी हैं, धन रखते भी हैं, कमाते भी हैं, देते भी हैं, लेते भी हैं। तो सारी बातें धनिष्ठा से निकली। अब एक तो धन के रूप, विविध रूपों की हमने थोड़ी थोड़ी बातें नाम ले दिया, उनका व्याख्या कर ली, चर्चा कर ली उनके बारे में। अब दूसरा जो कारकत्व धनिष्ठा नक्षत्र का है, उनके लिए कहा है कि स्वर्ण रत्न युक्त, अर्थात सोने चांदी की उनके पास बहुतायत होती है। अब सोना चांदी देखिए, वो फिर डिपेंड करेगा क्या हम सोने चांदी को कंपेयर हमारे देश के ही या एशिया के मेरे ख्याल सबसे धनी व्यक्ति हैं अंबानी परिवार, मुकेश अंबानी, क्या उनसे हम सोने की या चांदी की कंपैरिजन करेंगे? नहीं। देश काल पात्र के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार अलग अलग समय, अलग अलग जातक की उसमें बातें होती हैं, तो वह कंपैरिजन धन अलग अलग होगा, अर्थात उनके पास कमी किसी चीज़ की नहीं होगी। यह कहने का मतलब स्वर्ण रत्न युक्त है। और दूसरी बात है पालक। पालक कैसा है? जो दूसरे की मदद करता है। कोई अन्याय होते हुए अगर उसको देखता है तो वह कैसा है? इंसानियत में कमी है उसमें कहीं। तो पालक मीन्स जब जिस चीज की जिसको जरूरत हो, यथासंभव उसकी मदद करने वाला हो, उसके लिए खड़ा होने वाला हो, उसके लिए विचार करने वाला हो, उसकी हेल्प करने की इच्छा रखने वाला हो। यह धनिष्ठा नक्षत्र का गुण है। जिस जातक जातिका का होगा, आप जिसकी धनिष्ठा नक्षत्र हो उसका देख सकते हैं। और फिर दूसरी बात, बंधु बांधवों से मानी, स्पेसिफिक को कहा गया है। मानी का मतलब है उनको मना लेगा या उनकी बात मान जाएगा, तो अच्छी बात है ना। अर्थ मना लेगा मीन्स उसका जो ताकत है, एनर्जी है मंगल की वजह से वह अधिक है, इसलिए बंधु बांधव भी उसके भाई बहन जितने हैं, इस बांधव से मतलब है इष्ट मित्र जितने भी हैं, उनकी बातें, उसकी बातें लोग मानेंगे, चाहे पीछे से थोड़ा सा उनको अटपटा भी लगे तो उनकी बातें मानेंगे और उसकी बात वो मनवा भी लेगा। और एक और अलग से हट की बात है मंगल से कि ऐसे जातक जातिकाओं को संगीत का प्रेम होता है, संगीत प्रिय होते हैं। वो चाहे गाना गाएं, चाहे वो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाएं, किसी भी तरह से किसी भी तो ऐसी टेंडेंसी धनिष्ठा नक्षत्र की होती है। वो गुनगुनाने ही वाले हों भले ही हों, बाथरूम सिंगर ही भले ही हों। तो यह तो बात थी धनिष्ठा की। अब उसके बाद अगला नक्षत्र शतभिषा। कुछ विद्वान सट भी लिखते हैं, सट भी लिखते हैं, कुछ शतभिषा भी लिखते हैं। तो मित्रों इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, मतलब वही है। शतभिषा कहें या शतभिषा कहें तो वो लिखने का पैटर्न है, दोनों ही शुद्ध हैं, दोनों ही सही हैं, इसलिए उसको शतभिषा कहा जाता है। और शतभिषा नक्षत्र के पहले स्वामी की बात कर दें, वो हैं राहु महाराज। कैसे हैं राहु महाराज? ये आप सब जानते हैं, क्योंकि ग्रहों की हमने कुछ बात की है ना। अदरवाइज भी ज्योतिषी बंधु तो जानते ही हैं। जो ज्योतिषी बंधु नहीं है वो भी राहु के बारे में कुछ बात तो जानते हैं कि राहु महाराज क्या है, कुछ कुछ अटपटा कर देने वाले, कुछ कुछ भ्रांति दे देने वाले। तो पहला जो लक्षण शतभिषा नक्षत्र का है उसके लिए कहा है कृपण है। कृपण का मतलब है कंजूस है, अपने आप को जल्दी से देने वाले नहीं है। या उनको अगर आप किसी ने भी कुछ भी कभी भी ऑफर कर दिया तो वो मना नहीं करेंगे,
फॉर्मेलिटी के लिए मना नहीं करेंगे, ले लेंगे। और उनसे कुछ मांगा तो देने में उनका हाथ कम चलेगा, कुछ कंजूसी की निशानी होती है। अब जो कंजूस होगा, जो खर्च करेगा ही नहीं, जो बचाने की कोशिश करेगा, कंजूसी वो अपने लिए भी दूसरे के लिए भी सभी में वो टेंडेंसी होती है। तब वो जो बचा के रखेगा उसके पास धन, किसी भी रूप का धन, जो अभी हमने धनिष्ठा के लिए बात की, किसी भी रूप का धन जमा होगा, अर्थात धनी होगा। और ऐसे जातक जातिका जो कंजूस भी हैं, धनी भी हैं, ऐसे जातक जातिका वह घूमने की, जाने की, बाहर जाने की, बाहर चाहे अपने गांव से हो, घर से हो, भवन से हो, शहर से हो, देश से हो, कहीं से भी हो, वह बाहर जाने की उनकी इच्छा रहती है, कामना रहती है। और जो बाहर जाने की कामना रहती है, वो चाहे भोजन के लिए हो, भोगने के लिए हो, वह किसी न किसी रूप में दूसरे जेंडर के पास, विपरीत लिंगी की तरफ भी वह लालायित रहने वाले रहते हैं। अब पूर्वा भाद्रपद, एक तो पूर्वा, पूर्व की तरफ, पूर्व तो वैसे ही शुभ है, पहली दिशा ही पूर्व दिशा है। और भाद्रपद, भाद्रपद कैसा है? भाद्रपद, ये पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद के नाम से तो भाद्रपद का महीना आया है। भाद्रपद का महीना कैसा है? श्रावण और भादो का महीना भगवान शंकर को, भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है। तो जातक कैसा होगा? जातक संस्कारी होगा, भगवान से डरने वाला हो। लेकिन साथ ही साथ जो भाद्रपद है, पूर्वा का मतलब, अगर महीने की बात करें, महीने का पहले का हिस्सा, भाद्रपद का मतलब चौमासा लगा रहता है, बरसात के दिन होते हैं हमारे देश की अगर हम बात करते हैं। तो उन दिनों कैसा होता है? गंगा नदी में भी उस समय इन भाद्रपद के महीने, चौमासे के महीनों में, श्रावण भाद्र के महीने में स्नान करना बहुत अच्छा नहीं माना गया। क्यों? वजह अगर आप वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो उसमें तमाम मिट्टी बह के आती है, उसका वेग भी बढ़ जाता है कि पानी अधिक आ रहा है ना। तो लेकिन दूसरी बात यह भी कहा जाता है, किसी भी नदी में बरसात के दिनों में वो नदी मासिक ऋतु से गुजर रही है। ऋतु से गुजरना तो उस समय कुछ उसमें डेफिशिएंसी है, चाहे उसमें मिट्टी की वजह से हो या और कोई भी बात हो। तो उसमें क्या है? भाद्रपद में उसमें कहीं न कहीं मलिनता लिए हुए होती है। और कब? पूर्वा का मतलब जीवन के शुरुआत के दिनों में, या किसी भी कार्य को शुरू करने में वो कोई बात नेगेटिव सोच लेते हैं, विचार कर लेते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात जो है, इसके स्वामी पूर्व भाद्रपद के ग्रह श्रेष्ठ, सभी 9 ग्रहों में श्रेष्ठ देवगुरु बृहस्पति हैं। अब एक तरफ तो कुछ उनमें वैसी शालीनता आ गई, क्योंकि जब मासिक धर्म हो रहा है नदी को, तो वो किनारे रहने वाले, चुप रहने वाले, साइड रहने वाले हैं, है ना। और गुरु उसके स्वामी है। तब क्या होगा? जब जिस चीज की जरूरत होगी वह उस बात को कह देंगे। वक्ता अर्थात अच्छे वक्ता। और जब हम आराम करेंगे, चाहे नदी हो या हम हैं, तो क्या है, हमारे शरीर को क्या मिलता है? सुख मिलता है। और जब अच्छी बात बोल लेते हैं, शारीरिक सुख भी है, तो हमारे को आगे भी क्या होता है? उसमें व्यर्थ की चिंताएं दूर होती हैं। और जब कोई चिंता नहीं है, सुख भी है, जुबान भी, वाणी भी अच्छी है, तो फिर हम क्या करते हैं? अल्टीमेटली समय को हम कैसे बिताएं? कई बार हम व्यर्थ की तरह समय को बिता देने वाले भी होते हैं। और खाली पड़े पड़े हम हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फिर नींद तो आती ही है, अधिक निद्रा भी होती है। यह तो बात थी पूर्वा भाद्रपद की। अब दूसरा, अगला नक्षत्र उसके बाद, पूर्वा के बाद उत्तरा। उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा और पूर्वा भाद्रपद में क्या फर्क? पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, सिंपल सी बात तो यही है।
है ना। तो मीन्स उत्तरा का मीन्स जितना पूर्वा का प्रभाव शुरू हुआ था, तो अर्थात हमने एक करेले की सब्जी खाई, पहली बाइट जो ली हमने, हमको कड़वा लगा, दूसरी बाइट ली तो वह उत्तरा हो गया, उसका कड़वापन उतना फील नहीं हुआ, अर्थात उसका नेचर तो उतना ही, सब्जी कड़वा तो है करेले की, लेकिन दूसरी तीसरी चौथी बाइट लेने के बाद उसका हमारी जीभ टेस्ट हो गई। हमने चाय या दूध या लस्सी या दही कुछ भी खाया या पिया, वो गर्म है वो ठंडा है, वो उसमें मीठा डला है या दही लस्सी इत्यादि में नमक डला है, पहला जो टेस्ट आ जाता है जीभ पर, टंग पर, वो पता रहता है हमारे को। तो अर्थात उसमें दूसरे में फिर वो यूज्ड टू हो जाता है, पहले में एकदम फील आती है। ठीक है, तो उत्तरा का मतलब क्या है, ऑलरेडी वो उस कार्य में किसी भी कार्य को समझ अधिक रखते हैं, मतलब वो जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं, उनको पता रहता है। ऐसी उनकी जो उत्तरा भाद्रपद की ये कुछ गुण है। ठीक है, अब उत्तरा भाद्रपद के स्वामी महाराज हैं, जिनसे सब डरते हैं, जिनका वार आज है, शनि महाराज। एक तो उत्तरा बीज की बात है ना, कुछ चीज, जिस चीज का टेस्ट हमको मिल चुका है, किसी चीज को हमने देख लिया है, हम यूज टू होने लगे हैं उससे, और साथ में स्वामी शनि महाराज। शनि का महाराज का क्या काम है, वह तो आराम से, ध्यान से, विवेक से पूरी तरह सुनने वाले हैं, है ना। तो ऐसे महाराज कौन है, शनि महाराज हैं। तो कैसे होगा जातक, वह ध्यान से सुनने वाला, और जो ध्यान से जल्दबाजी नहीं करेगा, वह विजय भी प्राप्त करेगा, चाहे वो वॉर लाइक सिचुएशन हो, फाइटिंग हो, मानसिक फाइटिंग हो, या किसी और तरह से फाइटिंग हो, वह क्या होगा, विजय प्राप्त करने वाला। और जो विजय प्राप्त कर लेगा उसको साहस भी बढ़ेगा, क्योंकि वो ध्यान से शनि की तरह ध्यान लगाकर सुनने वाले होते हैं। और शनि का काम जो ध्यान लगाएगा वो अधर्म नहीं करेगा, अन्याय नहीं करेगा। तो धर्मात्मा भी वो जातक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म हुए होते ही हैं। और कॉम्प्लेक्शन क्या है उनका, कि ना तो वह बहुत डार्क हैं ना बहुत उजले हैं। अर्थात इसका मतलब क्या है, डार्क और उजले नहीं है, इसका मतलब यह है कि जब पूर्वा में शुरू हुआ तो पानी में मिट्टी अधिक आ गई, भाद्रपद की बात थी शुरुआत होते हुए, और जब उत्तरा आ गया, अर्थात उतार आने लगा है, आधा समय निकल गया है, तब तक उसमें कुछ ठहराव आ जाता है। तो वर्ण भी उस जातक जातिका का कुछ गौर वर्ण होता है। और अब नक्षत्रों की कड़ी में कुछ लोग मैसेज दे रहे हैं, मित्रों थोड़ा इंतजार करो, मैं मैसेज का आंसर इस नक्षत्र के आखिरी नक्षत्र के बाद आपको देता हूँ। आखिरी नक्षत्र जो है हमारा वह है रेवती नक्षत्र। यह तो हम सब जानते हैं कि यह गंडमूल नक्षत्र है, 6 गंडमूल नक्षत्रों में से एक है। 3 बुध के नक्षत्र, 3 केतु के नक्षत्र, अश्विनी, अश्लेषा, मघा, मूला, ज्येष्ठा, रेवती। तो आखिरी नक्षत्र अर्थात 27वां नक्षत्र रेवती है, गंडमूल है। गंडमूल का मतलब क्या है, किसी न किसी चीज की कमी, कोई न कोई व्यवधान, बचपन में हो, जवानी में हो, बुढ़ापे में हो, उस जातक जातिका को स्वयं को हो, उसके भाई बहनों को हो, माता पिता को हो, परिवार को हो, कोई न कोई परेशानी, दिक्कत, वो चाहे शारीरिक हो, आर्थिक हो, आयु संबंधी हो, बीमारी की हो, कोई न कोई परेशानी उस जातक जातिका को जन्म के समय से होती ही है। इसलिए गंडमूल नक्षत्रों की शांति का उपाय भी विद्वानों ने, मनीषियों ने, महर्षियों ने बताया है। अब जब कोई परेशानी होती है तब क्या करता है जातक, डर के कार्य करता है। डर के जो काम करेगा वो अन्याय नहीं करेगा, गलत कार्य नहीं करेगा, साफ सुथरे काम करेगा, पवित्रता से भरपूर, पवित्र कार्य करने वाला, भरपूर मीन्स उसमें उसका कैरेक्टर भी पवित्र होगा, उसके कार्य भी ऐसे होंगे जो डर के काम करेगा, जो मन मैला नहीं करेगा, साफ हृदय से काम करेगा, तो काम कॉम्पिटेंटली भी करेगा।
और जो कॉम्पिटेंटली काम करेगा, किसी को दिल दुखाए बिना काम करेगा, उसमें सज्जनता तो आएगी। अर्थात साधु और साधुवाद भी उस जातक जातिका में भरा होता है, उसको मिलता भी है। और जो ध्यान से सोच विचार कर काम करने वाला होगा, उस पर पावर भी होगी, फिजिकल भी, मेंटल भी, और कोई तरह की भी शक्ति की जरूरत हो वह भी होगी, अर्थात वीरता से परिपूर्ण होगा। और जब सारे गुण इतने हैं, सोच विचार करने वाला है, तो विद्वान तो होगा, वह चाहे उसको गुरु कहें, पंडित कहें, ज्ञानी कहें, जो भी जिस भी रूप में हम कहें, वह भी उसमें गुण होते हैं। और ये सारे गुणों से परिपूर्ण जो होगा, उसके पास किस चीज की कमी होगी, अर्थात वह सब प्रकार के धनों से, मनसा वाचा कर्मणा से, कैश है, काइंड है, प्रॉपर्टी है, जमीन है, जायदाद है, सुख है, संतान है, जीवन साथी है, सबसे परिपूर्ण होगा, धनी होगा। यह तो बात थी रेवती नक्षत्र की। अब थोड़ी सी बात कर लें रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध महाराज हैं। बुध का कार्य क्या है? बुध राज परिवार में क्या है? राजकुमार है। राजकुमार का काम क्या है? चंचलता लिए हुए। बच्चे का काम क्या है? बच्चा जिद करता है, अपनी बात मनवा ही लेता है, आपको मानना ही पड़ता है, और आपको भी आनंद आता है, बच्चे को भी आनंद आता है। अर्थात आनंद से ओतप्रोत अपनी बात मनवाने में वह जिद भी कर लेगा। बच्चा जिद ही कर लेगा, रो देगा, नहीं मानेगा आपकी बात, है ना, भोजन नहीं करेगा, दूध नहीं पिएगा। तो कैसा है? वह जिद से भी मनवाने में येन केन प्रकारेण किसी भी तरह से कार्यों को कर लेगा या करवा लेगा, और उसकी बातें सारी सुनेगा। तो मित्रों, यह नक्षत्रों की जो कड़ी थी हमारी आज समाप्त हुई, और अब हम आने वाले शनिवार से प्रिडिक्शन के लिए, फलित करने के लिए, अर्थात कुंडली को पढ़ने के लिए हम और कैसा कॉम्पिटेंसी उसमें ला पाएं, उसकी बात हम करेंगे। मित्रों, यह बात जो हमारी कक्षा ही, मैं इसको कहूँगा, प्रत्येक शनिवार को होती है। इसके दो का मुख्य उद्देश्य हैं। एक, इस जो विद्या है, जो विधा है, जो ज्ञान है, जो महर्षि पराशर द्वारा प्रदत्त है या और बाकी ऋषि मुनियों के द्वारा बताया गया है, उसको हम आगे बढ़ाने के लिए, उसको सटीकता लाने के लिए, उसमें और वैल्यू एडिशन करने के लिए, ताकि इधर उधर ना जाए, पोगा पंडितों की तरह हम व्यवहार ना करें, ठगी का काम हम ना करें, किसी से अन्यायपूर्ण रूप से कुछ भी बात हम कर लें, कुछ भी ले लें, या जो पूछने वाले हैं, प्रेक्षक हैं, उनको भी कोई फ्री की सर्विस मिल जाए, ऐसा काम हम नहीं करते, और इसको प्रमोट भी नहीं करते, करना भी नहीं चाहिए, ना पूछने वाले को, ना लेने वाले को, ना देने वाले को, क्योंकि फ्री का लेना कुछ भी ठीक नहीं। और हमारा तो हिंदुस्तान है, फ्री का लेने के लिए तो कोई भी लालायत है, कोई भी तैयार है, वो वर्ड नहीं यूज करूँगा, कैसे भी लेना चाहते हैं। हाँ, उचित समय लेकर, किसी को ज़रूरत हो, उचित समय लेकर बात करके, जैसा आजकल माहौल कोरोना का भी चल ही रहा है, तो वो चाहे फ़ोन पे बात कर लें और उसके बाद उचित दक्षिणा दे दें। तो मेरे से अगर आप कंसल्टेंसी चाहते हैं तो आप मेरा नंबर नोट कर लें। हाँ, नोट मित्रों तभी करें कि जब आप चाहें कि यस, दक्षिणा हम देंगे और मेरी बातों पर विश्वास हो, तब आप नंबर पहले नोट कर लें, 9818885137। हाँ मित्रों, बात अपना भी समझ जाया तभी करें, मेरा भी तभी करें कि आपके पास कुंडली की डिटेल हो, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ हो, और एडवांस में आप फीस पे करना चाहें, तभी आप मेरे से बात करें। तो बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, मैं रेगुलर कहता हूं, मैसेज पे, इस पर ऑन कॉल लाइव मैं बताने वाला नहीं हूं, क्योंकि हम केवल इसमें पढ़ाने का काम करते हैं। हाँ, दूसरी बात, इसका दूसरा फायदा ये था कि जो सीखना चाहते हैं, मेरा बेसिकली काम सिखाने का, मैं सिखाता हूँ, वो सिखाने के लिए भी, सीखने के लिए भी जुड़े। और जो ज्योतिषी मित्र जो प्रैक्टिस तो करते हैं, पूरी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वह इस वीडियो को सुनते हैं, लाइव देखते हैं, तो वह अपने कार्य में और अधिक कॉम्पिटेंसी, दक्षता प्राप्त करते हैं। इसलिए अब आज के लिए इतनी बात, इतना कहने के बाद भी अभी भी कुछ लोग अपनी बस डिटेल दे रहे हैं। मित्रों, आपको फ़ोन नंबर मिला होगा, आपने नोट किया, नहीं किया तो फिर अगले हफ्ते आप नोट करना। और तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।